बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 145 मुलाहिदा फरमाएं। तकरीबन 1 घंटे बाद हम गाड़ी में आकर बैठ गए। रूपमती ने इंजन स्टार्ट किया और ठीक उसी वक्त मेरी नज़र सड़क के दूसरी तरफ एक कार की तरफ उठ गई। मुखालिफ से आने वाली वो सुर्ख कार इस वक्त वहाँ आ रुकी थी। उस कार में स्टीयरिंग के सामने बैठे हुए शख्स को देखकर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। वो चित्तौड़गढ़ का राजकुमार बलवंत सिंह था। कार की पिछली सीट पर बड़ी बड़ी मूंछ और खौफनाक शक्ल वाला एक गन मैन बैठा हुआ था। बलवंत सिंह ने हमें भी देख लिया। वो चौंक सा गया और फिर उसकी नजरों में नफरत की चिंगारियां सी फूटती हुई महसूस हुई। मैंने रूपमती के उस तरफ मुतवज्जो किया। बलवंत सिंह को देखकर रूपमती का चेहरा धुआं हो गया। बलवंत सिंह अपनी कार से उतर गया और नपे तुले कदम उठाता हुआ सड़क पार करके हमारी तरफ आने लगा। तुम बैठी रहो, घबराओ नहीं, ये चूहा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैंने रूपमती का हाथ थपथपाया और दरवाजा खोलकर नीचे उतर आया और गाड़ी के सामने से घूमकर रूपमती वाली खिड़की के सामने खड़ा हो गया। बलवंत सिंह का गनमैन भी कार से उतर आया। उसने राइफल दोनों हाथों में इस तरह थाम ली कि उसे किसी भी लम्हे इस्तेमाल कर सकता था। बलवंत सिंह नपे तुले कदम उठाता हुआ मेरे सामने रुक गया। उसकी नजरें शोले उगल रही थी और मैं किसी भी तरह की सूरत से निमटने के लिए अपने आप को तैयार कर चुका था। मैं किसी जरखरीद से कोई बात नहीं करना चाहता, सामने से हट जाओ। बलवंत सिंह खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखते हुए बोला। उसके लहजे में गुर्राहट नुमाया थी। बाल्किन तक पहुंचने से पहले तुम्हें इस जरखरीद ही से बात करनी होगी, मैंने पुरसुकून लहजे में जवाब दिया। वैसे तुम बहुत ढीठ और बेगैरत किस्म के आदमी हो। उस रात जंगल में जो कुछ हुआ था उसके बाद तो तुम्हें कहीं डूब मरना चाहिए था। वो भेड़िए की तरह गुर्राया। अपनी औकात में रह, तू जानता नहीं किससे बात कर रहा है। मच्छर की तरह चुटकी में मसल कर रख दूंगा। उस रात धोखे से तुम्हारा दाव चल गया था तो इसका यह मतलब नहीं कि तुम बड़े सूरमा हो। इस वक्त मेरे एक इशारे पर तुम जिंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे और कोई इशारा करने से पहले ही मैं तुम्हारी उंगली तोड़ दूंगा। और वैसे भी मेरा ख्याल है तुम ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकते। उस रात जंगल में करने वाली 4 लाशों में ज्यादा हिस्सा तुम्हारा है। मेरे हाथों से सिर्फ एक आदमी मारा गया था। एक तुम्हारे गुर्गे के हाथों मरा था और 2 तुम्हारी गोलियों का निशाना बने थे। अब अगर तुम किसी को इशारा कर सकते हो तो जरूर करो, मैंने जवाब दिया। मेरी नजर उसके चेहरे पर मरकूज थी। एक लम्हे को बलवंत सिंह के चेहरे के तासरात बदल गए, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। इसी दौरान में रूपमती अपनी सीट पर खामोश बैठी रही। उसने दोनों हाथ बड़ी सख्ती से स्टीयरिंग पर जमा रखे थे। उसके चेहरे पर अब भी खौफ के साए रक्स कर रहे थे। तारा सिंह भी गाड़ी से उतर गया। वो राइफल संभाले गाड़ी की आड़ में इस तरह खड़ा हो गया कि सड़क की दूसरी तरफ खड़ा हुआ बलवंत सिंह का बॉडी गार्ड उसकी राइफल की जद पर था। लोग हमारे आसपास से गुजर रहे थे, किसी ने अब पर तवज्जो नहीं दी। कारोबारी हयात भी मामूल के मुताबिक चल रहा था। कोई नहीं जानता था कि मौसम की हिद्दत में यहाँ किसी और किस्म का लावा भी खोला है। बलवंत सिंह, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, एक बार तुम गधे की तरह मेरे हाथों पिट चुके हो और जलील हो चुके हो। वहां तुम्हारा हशर देखने वाले भी गायब हो गए थे, लेकिन अगर तुम इस भरे बाजार में दोबारा जलील होना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। मैं तुम्हें पहल करने का मौका देता हूँ, उठाओ हाथ। बलवंत सिंह खूनख्वार नजरों से मुझे घूर रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन जबान से एक लफ्ज तक नहीं निकला। मैं जानता हूँ तुम्हें इतनी जुर्रात नहीं, मैंने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। तुम मुझे और रूपमती से अपनी जिल्लत का बदला लेना चाहते हो, जरूर लो, लेकिन इस वक्त कोई कदम उठाने से पहले सोच लेना कि मैं रूपमती का मुहाफिज हूँ। इसकी तरफ उठने वाला हर हाथ जड़ से उखाड़ कर फेंक दूंगा। बलवंत सिंह खूनख्वार नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसने एक नजर रूपमती की तरफ देखा और कुछ कहे बगैर पलट कर तेज कदम उठाता हुआ अपनी कार की तरफ चला गया। कार के करीब खड़े हुए गनमैन ने कार का दरवाजा खोल दिया। बलवंत सिंह ने धड़ से दरवाजा बंद किया और इंजन स्टार्ट करने लगा। मेरे और उसके दरमियान अगरचे 40-30 फुट का फासला था, लेकिन कार के स्टीयरिंग पर उसके हाथों की कपकपाहट साफ नजर आ रही थी। बलवंत सिंह का गार्ड भी पिछली सीट पर बैठ चुका था और फिर इस कदर जोरदार झटके से कार हरकत में आई कि गुरबोजवार से गुजरने वाले लोग भी उछल पड़े। बलवंत सिंह की कार का रुख जयपुर की तरफ था। मैं मुस्कुराती हुई नजरों से दूर होती हुई उस कार को देखता रहा, फिर लैंड क्रूजर के ऊपर से घूमकर अपनी सीट पर बैठ गया। तारा सिंह भी पिछली सीट पर बैठ चुका था। कार का एसी बंद था, खिड़कियां खुली हुई थी और गाड़ी अंदर से तनूर की तरह तप रही थी। मैंने रूपमती की तरफ देखा। उसके हाथ सख्ती से स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, जबड़े भिंचे हुए थे, पेशानी पर पसीने के कतरे चमक रहे थे। उसकी टी शर्ट भी पसीने से तर थी। तुम्हारे दोस्त बहुत बुज़ नहीं निकला, मैंने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा। मेरा ख्याल था कि यहाँ हंगामा होगा, तूफान उठ खड़ा होगा, एक आध लाश गिरेगी, मगर हुआ कुछ नहीं। हमारी तरफ आया तो बहुत गुस्से में था, मगर चूहे की तरह दुम दबाकर भाग गया। रूपमती ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसके होंठों पर पहली मर्तबा खफीफ सी मुस्कुराहट आई। वो बड़ा कमीना आदमी है। वो सामने रखे हुए डिब्बे में से टिश्यू पेपर निकालकर हथेलियों का पसीना पूंछते हुए बोली, छुपकर पीठ पर वार करने वाला। इस वक्त अगर तुम उससे दब जाते तो वो मुझे उठाकर ले जाने की कोशिश करता और हो सकता है इस कोशिश में कामयाब भी हो जाता, लेकिन तुम्हारे तेवर देखकर वो धूम दबाकर भाग गया। लेकिन मुझे यकीन है कि वो खामोश नहीं रहेगा और हमारे खिलाफ कुछ करने के लिए मौके की तलाश में रहेगा, और मैं उसे ऐसा मौका जरूर दूंगा। मैंने कहा,
अब तुम गाड़ी का एसी चला दो, गर्मी से दम घुटा जा रहा है और मेरा ख्याल है रवाना होने से पहले ठंडे पानी की एक बोतल हो जाए। मैंने उसके जवाब का इंतजार किए बगैर मुड़कर तारा सिंह को इशारा किया। वो जल्दी से गाड़ी से उतर गया। रूपमती ने अपनी तरफ खिड़की का शीशा चढ़ा दिया, पहले इंजन स्टार्ट किया और कुछ देर बाद एसी ऑन कर दिया। गाड़ी के अंदर की फजा बतदरीज खुशगवार होती चली गई। कुछ ही देर बाद तारा सिंह ठंडी बोतलें ले आया। रूपमती अब बड़ी हद तक पुरसुकून हो चुकी थी। चंद मिनट बाद हमारी लैंड क्रूजर उस बस्ती से निकलकर नेशनल हाईवे का रुख कर रही थी। हम बलवंत सिंह के बारे में बातें करते रहे। रूपमती खौफजदा थी। उसका ख्याल था कि बलवंत सिंह एक बार फिर जलील हुआ था और अपनी इस तौहीन का बदला लेने के लिए वो इंतकामी कार्रवाई जरूर करेगा। मैं बलवंत सिंह की फितरत से वाकिफ हो चुका था। उसकी कमीनगी का अंदाजा तो मुझे उसी वक्त हो गया था जब उसने गुलामों की मंडी में रूपमती को धमकी दी थी और फिर उसने जंगल में घात लगाकर हमला किया था और मुझे रूपमती से छीनने की कोशिश की थी, लेकिन उसे 4 लाशें छोड़कर रात की तारीकी में जंगल से फरार होना पड़ा था और अब महज इत्तफाक से उससे आमना सामना हो गया था। मेरे ख्याल में वो रूपमती को धमकाना चाहता था, लेकिन मैं उसके आड़े आ गया। उसने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि एक जरखरीद गुलाम इस तरह उसके सामने तन कर खड़ा हो जाएगा, लेकिन वो ये भूल गया था। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये एक पाकिस्तानी है। उसने जंगल वाले वाक़े के हवाले से भी मुझे धमकाने की कोशिश की थी, मगर मैं जानता था कि वो हमारे खिलाफ पुलिस के पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसके अपने हाथ भी 2 आदमियों के खून से रंगे हुए थे और ये बात उसकी समझ में आ गई थी कि इस हवाले से अगर हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो खुद भी बच नहीं सकेगा। मेरे अगर जाने से इस वक्त तो वो दुम दबा कर भाग गया था, लेकिन मैं रूपमती के इस ख्याल से मुत्तफिक था कि वो मौका मिलते ही वार करेगा और छुप कर वार करेगा। अगर रास्ते में गाड़ी पंक्चर ना होती और बलवंत सिंह से सामना ना होता तो हम 6 बजे से पहले ही पचकर पहुंच चुके होते, लेकिन इस वक्त जब हम शहरी हुदूद में दाखिल हुए तो 7 बजने वाले थे। पचकर जयपुर जैसा बड़ा शहर तो नहीं था, लेकिन इसकी अपनी एक तारीखी अहमियत थी। ये शहर सियाहत का मरकज था। यहाँ बेशुमार तारीखी इमारतें थी। ये शहर पहाड़ी के दामन में आबाद था और इसके पहलू में एक खूबसूरत झील भी थी। इस झील को गंगा की तरह पवित्र पाकीज़ा समझा जाता था और हर साल यहाँ एक बहुत बड़ा मेला भी लगता था। लैंड क्रूजर हल्की रफ्तार से मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। एक पार के करीब से गुजरते हुए मैंने रूपमती को गाड़ी रोकने को कहा तो उसने एकदम ब्रेक लगा दिए। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से पिछली सीट पर बैठा हुआ तारा सिंह उछलकर अगली सीट से टकराया और उसके मुंह से हल्की सी करार निकल गई। पार्क के एक कोने में 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत ताइक्वांडो सेंटर का बोर्ड लगा हुआ था। मेरा ख्याल है वहां से कामनी के ट्रेनिंग सेंटर का पता मालूम हो सकता है। मैंने उस बोर्ड की तरफ इशारा किया। रूपमती ने इंजन बंद कर दिया और मुझे इशारा करती हुई नीचे उतर गई। हमारे साथ तारा सिंह भी आ गया। मेरा ख्याल दुरुस्त निकला। उस ट्रेनिंग सेंटर के मास्टर ने अपना एक शागिर्द हमारे साथ कर दिया। मैंने उस लड़के को पैसेंजर सीट पर बिठा दिया और खुद पीछे तारा के साथ बैठ गया। वो लड़का रूपमती को रास्ता बताता रहा और बिलाकर गाड़ी एक बहुत बड़े अहाते के सामने रुक गई। गेट पर कामनी के नाम से उसके मार्शल आर्ट ट्रेनिंग सेंटर का नाम लिखा हुआ था। वो लड़का वापस चला गया। हम भी गाड़ी से उतरकर अहाते के फाटक में दाखिल हो गए। उस वक्त शाम का धुंधलका फैल चुका था। ये इमारत दरअसल बहुत पुरानी हवेली थी। गेट के साथ ही दाईं तरफ एक कमरा था जिसकी दीवारों का प्लास्टर उधड़ा हुआ था। सामने एक बहुत बड़ा मैदान था जो दबीज घास से ढका हुआ था। इस मैदान की दूसरी तरफ हवेली की इमारत थी। इस इमारत के खंडर बनने में कुछ ही कसर बाकी रह गई थी। हवेली की इमारत पर सामने की तरफ बड़ी बड़ी 2 सर्च लाइटें लगी हुई थी जिनकी रोशनी मैदान में पड़ रही थी और मैदान में कमोबेश 200 स्टूडेंट्स थे जो मुख्तलिफ टोलियों में बटे हुए अपने टीचर के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। उस अहाते के गेट में दाखिल होते हुए मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं इस उम्मीद पर यहाँ आया था कि जानकी मिल जाए, लेकिन अब दिल में तरह तरह के वसवसे सर उभारने लगे थे। अगर जानकी यहाँ ना हुई तो? गेट के दाईं तरफ वाले कमरे की खिड़की खुली हुई थी और अंदर रोशनी हो रही थी। हम जैसे करीब पहुंचे एक आदमी कमरे से निकलकर हमारे सामने आ गया। ये कमरा दरअसल उस ट्रेनिंग सेंटर का इस्तकबालिया था। अंदर दीवारों के साथ बोर्ड लगे हुए थे जिन पर छोटे छोटे खाने बने हुए थे। बहुत से खानों में कार्ड लगे हुए थे। क्लब के स्टूडेंट्स अंदर दाखिल होकर अपने अपने कार्ड यहाँ जमा करवा रहे थे। कामनी देवी कहाँ मिलेगी? मैंने उस शख्स से पूछा। वहाँ उस तरफ। उसने मैदान के उस पास हवेली की इमारत की तरफ इशारा किया और उलझी हुई नजरों से बारी बारी हमारी तरफ देखने लगा। वो गालबन तारा सिंह को देखकर परेशान हो रहा था। तारा सिंह, तुम यहीं रुको, हम थोड़ी देर में आते हैं, मैंने तारा सिंह की तरफ देखते हुए कहा और रूपमती के साथ हवेली की इमारत की तरफ चलने लगा। हम घास के मैदान के ऊपर से घूमते हुए जा रहे थे और जब हम हवेली की इमारत के सामने पहुंचे, एक लड़की स्टूडेंट्स के एक ग्रुप से अलग होकर तेज तेज कदम उठाती हुई हमारी तरफ आ गई। उसने अपने स्टाइल से लिबास पहन रखा था। सीने पर सुनहरी धागे से स्टाइल मखसूस मोनोग्राम भी बना हुआ था। मैंने उसे दूरी से पहचान लिया था। वो कामनी थी और इतने अरसे में जरा भी नहीं बदली थी, लेकिन हैरत थी कि वो मुझे दूर से नहीं पहचान सकी थी, मगर करीब पहुंचते ही एक झटके से रुक गई। चलने में गैर यकीनी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर जैसे आवाज में आ गई। सबसे पहले उसने मुझे बो किया, फिर दोनों हाथ जोड़कर मुझे और रूपमती को प्रणाम किया और दूसरे हील में दौड़कर मुझसे लिपट गई। रूपमती हैरान कुन निगाहों से हमें देख रही थी। मैंने कामनी को अपने से अलग किया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा।
उसकी सेहत पहले से बहुत बेहतर हो गई थी। इसके अलावा उसमें और कोई तब्दीली नहीं आई थी। हमारे आने से पहले वो स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को प्रैक्टिस करवा रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था और लिबास भी भीगा हुआ था। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम यहाँ आओगे। महज इत्तफाक कह लो, मैंने जवाब दिया। दूसरे लफ्जों में ये कह लो कि दिल को दिल से राह होती है। दिल में मिलने की लगन थी, सो तुमसे मुलाकात हो गई और इनसे मिलो। रूपमती जी साबिक रियासत, इन्हें कौन नहीं जानता। कामनी ने मेरी बात काट दी। इनके चर्चे तो पूरे राजस्थान में है। मैंने नोट किया कि उसके लहजे में हल्का सा तंज था। रूपमती ने भी गालबन इस तंज को महसूस कर लिया था। वो खड़े खड़े पहलू बदल कर रह गई। 1 मिनट, कामनी ने कहा और अपने स्टूडेंट्स की तरफ चली गई। वो एक जगह खड़ी होकर ऊंची आवाज में बोलने लगी। बैलेट के लिहाज से हर ग्रुप के स्टूडेंट्स कितारों में खड़े थे। उनमें लड़के भी थे और लड़कियां भी। हर ग्रुप के सामने उनका कैप्टन था। कामनी उनके सामने थी। मैं रूपमती के साथ खड़ा दिलचस्प नजरों से उन्हें देख रहा था। रूपमती की आंखों में हैरत की लहरें हिचकोले ले रही थी। कामनी ऊंची आवाज में अपने स्टूडेंट्स को मेरे बारे में बता रही थी। ये हम सब की खुशकिस्मती है कि आज शाओलिन टेंपल का एक अजीम मास्टर हमारे दरमियान मौजूद है। इनका मुकम्मल तारुफ तो मैं बाद में किसी वक्त कराऊंगी। इस वक्त हम इनका स्वागत करते हुए इन्हें वेलकम कहते हैं और ये वेलकम ट्रीट बड़ा दिलचस्प था। बिल्कुल इसी तरह हम शाओलिन टेंपल में अपने ग्रैंड मास्टर को सालाना तकरीब के मौके पर ताज़ीम दिया करते थे। आखिर में वसी व अरीज मैदान जिल यानी नारों से गूंज उठा था। रूपमती की आंखें मारे हैरत के फटी की फटी जा रही थी। मैंने उसे अपने बारे में अगरचे बहुत सी बातें बताई थी, मगर मेरी जिंदगी का ये पहलू महज इत्तफाक से उसके सामने आ गया था। कामनी ने अपने नाइबीन को कुछ हदायत दी। एक लड़के को कोल्ड ड्रिंक्स लाने को भेज दिया और हमें लेकर हवेली के एक कुशादा कमरे में आ गई। दीवारों के साथ शीशे के दरवाजों वाले शेल्फ बने हुए थे जिनमें लातादाद ट्रॉफी और मेडल सजे हुए थे। ये कमरा कामनी का दफ्तर था। वो मेरे सामने गोया बिछी जा रही थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो खुशी से फूटी पड़ रही थी। थोड़ी देर बाद एक जवान लड़की कोल्ड ड्रिंक्स लेकर अंदर आ गई। उसने बड़े एहतराम से हमें ड्रिंक्स पेश की और एक तरफ खड़ी हो गई। उसकी नजरें मेरी तरफ लगी हुई थी। बड़ी अच्छी जगह है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा। किराए पर है यहाँ? ये हवेली मेरे मामा की है, कामनी ने बताया। उन्होंने मुझे दे दिया। सबसे पहले तो मैंने मैदान में घास लगवाई थी। 1-2 कमरों को दुरुस्त किया। ऐसा ऐसा काम करवाऊंगी और भगवान की इच्छा मर्जी हुई तो एक रोज इसे एशिया का सबसे बड़ा मार्शल आर्ट क्लब बना दूंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम अपने मकसद में कामयाब जरूर होगी, मैंने कहा। कोल्ड ड्रिंक्स की चुस्कियों के साथ दूसरी बातें होती रही। कामनी ने यह भी बताया कि उसका बाप अभी तक उससे नाराज है। अलबत्ता मामा की मुकम्मल हिमायत हासिल है और मामा की हिमायत और हौसला अफजाई की वजह ही से वो इस हद तक कामयाबी हासिल कर सकी है। मामा उसे बहुत ऊपर देखना चाहता है। मैं अपने आप में बेचैनी महसूस करने लगा। मुख्तलिफ मौजूआत पर बातें होती रहीं, लेकिन अभी तक कामनी की जबान पर जानकी का नाम नहीं आया। मेरे दिल में एक बार फिर वसवसे सर उभारने लगे कि आज जानकी उसके पास नहीं आई थी। वो ठाकुर बनूर सिंह से फरार होकर किसी और कहते तो नहीं चढ़ गई थी। कामनी ने तो वैसे भी मुझसे जानकी के बारे में नहीं पूछा था, हालांकि वो जानती थी कि हम दोनों इकट्ठे ही थे। अगर जानकी उसके पास नहीं आई तो उसे मेरे साथ ना देखकर कामनी को कम अज कम उसके बारे में पूछना तो चाहिए था। अचानक मेरे जहन में एक और ख्याल उभरा। मुमकिन है जानकी ने यहाँ आकर कामनी को सब कुछ बता दिया हो। ऐसी सूरत में उसे यह भी मालूम हो चुका होगा कि रूपमती ने मुझे गुलामों की हैसियत से खरीद लिया था। रूपमती इस वक्त मेरे साथ थी। कामनी उसे अच्छी तरह जानती थी। मैंने जब रूपमती का तारुफ कराया तो बात करते हुए कामनी के लहजे में तंज नुमाया था। यह अनमुमकिन था कि रूपमती की मौजूदगी की वजह से कामनी जानबूझकर जानकी का नाम जबान पर ना ला रही हो। एक बात पर मुझे बड़ी हैरत हो रही है, कामनी ने कहते हुए पहले रूपमती की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखने लगी। गुलामों के साथ इस तरह बराबरी का सलूक मैंने पहली बार देखा है, बल्कि मैं महसूस कर रही हूँ कि मालकन दबी हुई है। क्या? मैं उछल पड़ा। अब मुझे यकीन हो गया कि जानकी इसके पास पहुंच चुकी है। मैं तुम्हारी आजादी के लिए रूपमती जी को मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ, उसने रूपमती की तरफ देखते हुए कहा। रूपमती का चेहरा धुआं हो गया, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया। कामनी जी, वो कुर्सी से उतरकर जमीन पर घुटने टेक कर बैठ गई और दोनों हाथ जोड़ दिए। मैंने श्रीमान जी को ना पहले गुलाम समझा था और ना अब समझती हूँ। ये तो मेरे लिए देवता समा है। मैं इनकी दासी हूँ। इनके एहसान के बोझ से तो मैं अपना सर भी नहीं उठा सकती। इस मर्तबा मैंने कामनी के चेहरे का रंग बदलते हुए देखा। उसका ख्याल था कि शायद उसकी बात सुनकर रूपमती भड़क उठेगी, लेकिन यहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ हो गई थी और रूपमती कामनी के सामने झुक गई थी। कामनी जी, रूपमती कह रही थी, हम तो जानकी देवी को लेने आए हैं। श्रीमान को यकीन है कि वो आपके पास पहुंच गई है। अगर जानकी देवी मिल जाए तो मैं समझूंगी कि मेरे गुनाहों का प्रायश्चित हो गया। कामनी छलने में हैरत से उसकी तरफ देखती रही, फिर उसने मेरी तरफ देखा और कुर्सी से उठ गई। उसने रूपमती को बाहों से पकड़कर उठाया और अपने सीने से लगा लिया। मुझे माफ कर दो रूपमती जी, वो उसे अपने से अलग करते हुए बोली। मैं तुम्हें गलत समझी थी, अनजाने में कुछ कह दिया हो तो क्षमा कर दो। कर दिया क्षमा, मैंने मुदाखलत करते हुए कहा। जानकी कहाँ है? घर पर है और बिल्कुल खैरियत से है, कामनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया।
उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा, मैंने कहा। जब मुझे पता चला कि वो पशकर में एक होटल से गायब हो गई थी तो मुझे यकीन हो गया कि वो तुम्हारे ही पास आई होगी। इतनी देर से तुम्हारी ज़बान पर उसका नाम नहीं आया तो मैं परेशान हो रहा था। मैं रूपमती की वजह से खामोश थी। कामनी के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैंने सोचा था कि यहाँ से अलग जाकर आपको बता दूंगी, लेकिन जल्दी बात खुल गई। जानकी तुम्हारे लिए परेशान है। उसने बताया था कि तुम्हें एक दौलतमंद औरत खरीद कर ले गई थी। उस दौलतमंद औरत का नाम उसके जहन से निकल गया था। आज दोपहर जब उसने रूपमती का नाम बताया तो मामा जयपुर चले गए ताकि रूपमती से तुम्हारे सिलसिले में बात की जा सके। मैं भी जाना चाहती थी लेकिन उन्होंने जबरदस्ती यहाँ रोक दिया। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला। कामनी को मुझसे इतना लगाव था कि जानकी से मेरे बारे में पूछ रही थी और मेरी बातयाबी के लिए कोशिश शुरू कर दी थी, और इस कोशिश में बड़ी से बड़ी रकम खर्च करने के अलावा कोई और भी कदम उठाने को तैयार हो जाती। हमारी बातें सुनकर रूपमती के चेहरे के तासरात हर लम्हे बदलते जा रहे थे। मेरे बारे में इंकिशाफात हो रहे थे और वो सोच रही थी कि किस मुसीबत में फंस गई है। मैंने उसकी तरफ देखते हुए यही बात कही तो वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं तो इसे अपनी खुशकिस्मती समझती हूँ कि इस जैसे शख्स से मुलाकात होगी, लेकिन ये रात मैं नहीं समझ सकी कि इतने अजीम मार्शल आर्टिस्ट हो तो विजय ठाकुर के हत्थे कैसे चढ़ गए थे। इसे भी मैं एक अलमिया ही कहूंगा। मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया, धोखे से तो शेर को भी जाल में फांसा जा सकता है, और मैं भी धोखे में मारा गया था, और फिर किस्मत मुझे गुलामों की मंडी तक ले गई। हम अभी ये बातें ही कर रहे थे कि कामनी की नायब खूबसूरत जवान लड़की दरवाजे में नमूदार हुई। उसने कामनी और मुझे भू की और फिर कामनी की तरफ देखते हुए बोली, 9 बज रहे हैं मैडम, क्लास ऑफ कर दी जाए। ओह हाँ। कामनी एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। मुझे वक्त का ख्याल ही नहीं रहा। कामनी हमसे माजरत की और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। हम भी उसके पीछे ही कमरे से बाहर आ गए। कामनी की नायब ने क्लास डिसमिस करने का ऐलान कर दिया। तमाम स्टूडेंट्स इधर उधर बिखरने लगे। कामनी हवेली के एक और कमरे में चली गई और तकरीबन 20 मिनट बाद लिबास तब्दील करके वापस आ गई। अब उसने साड़ी पहन ली थी। उसे इस लिबास में देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये लड़की मार धाड़ की माहिर होगी। इमारत के पहलू में कामनी की मारुति कार भी खड़ी थी। कार सामने ले आई और इंजन चलता छोड़कर वो नीचे उतर आई और इमारत के अंदरूनी हिस्से से बरामद होने वाले 2 आदमियों को दरवाजा बंद करने और दीगर कामों के बारे में हदायत देने लगी। उसने अपने नाइबीन को भी रुखसत कर दी और फिर हमारी तरफ मुतवज्जो होगी। रूपमती ने बताया कि हमारे पास अपनी गाड़ी मौजूद है। वो मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठो, हमारा ड्राइवर गाड़ी पीछे पीछे ले आएगा। कामनी ने स्टीयरिंग संभाल ली और हम दोनों पीछे बैठ गए। गेट के पास गाड़ी रोकनी पड़ी। रूपमती ने तारा को हदायत कर दी कि वो लैंड क्रूजर को मारुति के पीछे लेता आए। दोनों गाड़ियां मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती हुई ब्रह्मा मंदिर से तकरीबन 2 फरलांग आगे एक बहुत बड़ी हवेली के खुले गेट में दाखिल होकर रुक गई। ये कामनी के मामा की हवेली थी जहाँ उनकी रहाइश थी। कामनी ने मुझे शाओलिन टेम्पल ही में बताया था कि उसका ताल्लुक जयपुर के मुअज़्ज़ज़ तरीन खानदान से है जो सदियों से इस खित्ते में धर्म की पूजा करता आ रहा है। हिंदुस्तान के मंदिर तो दरअसल सोने की कानें थी जिन पर पंडितों और पुजारियों का कब्जा था। कामनी के आबा व अजदाद ने भी इन मंदिरों से बड़ी लंबी चौड़ी जाती जायदादें बनाई थी और माली लिहाज से वो लोग भी राजस्थान के राजों महाराजों से कम नहीं थे। बाद पंडितों ने तो बड़े बड़े राजों से भी ज्यादा दौलत जमा कर रखी थी। कामनी के खानदान की दौलत का अंदाजा मैं उस हवेली से लगा चुका था जिसमें उसने मार्शल आर्ट का क्लब खोल रखा था। अब मैं उस हवेली के कंपाउंड में खड़ा था जो किसी महल से कम नहीं थी। हम गाड़ी से उतरकर बरामदे के सामने सुर्ख पत्थर की कुशादा सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे कि सामने मेहराबी दरवाजे से जानकी नमूदार हुई। मुझे देखकर वो चंद लम्हों तक पलके झपकाती रही, फिर दौड़कर मुझसे लिपट गई। मुझे यकीन था तुम यहाँ तक जरूर पहुंचोगे, वो मुझसे अलग होते हुए बोली, और फिर उसकी नजरें रूपमती की तरफ उठ गई। ये कुतिया! मैंने जल्दी से जानकी के मुंह पर हाथ रख दिया। रूपमती मेरी मालकिन नहीं, हमारी दोस्त है, मैंने मदम लहजे में कहा। अगर ये मेरा साथ ना देती तो मैं कभी तुम तक नहीं पहुंच सकता था। हमें तो इसका एहसान मंद होना चाहिए कि इसमें भी कोई चाल होगी इसकी। जानकी ने मुंह से मेरा हाथ हटाते हुए कहा, उस ठाकुर ने इसे जाकर बता दिया होगा कि उसने बीक में जो कनीज उसे दी थी वो पशकर में गायब हो गई है। उसने तुमसे उगलवा लिया कि मैं पशकर में कहाँ पनाह ले सकती हूँ। तुम दुनिया के सबसे बड़े अहमक को जो इसे सब कुछ बता दिया और यहाँ लेकर आ गए। नहीं जानकी, ये बात नहीं है, मैंने कहा। मुझे देखो, मैं आजाद हूँ, अपनी मर्जी का मालिक व मुख्तार हूँ। मंडी में जो कुछ हुआ था भूल जाओ उसे। रूपमती को अपने इस रवैये पर पछतावा है। वो तुमसे ना सिर्फ माफी मांगने आई है बल्कि तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई है ताकि हम दोनों पहले की तरह इकट्ठे रह सके। श्रीमान जी ठीक कहते हैं जानकी देवी, रूपमती ने कहा। मुझसे जो गलतियां और कोताहियां हुई हैं मैं उनकी तलाफी करना चाहती हूँ और मुझे यकीन है कि तुम मुझे जरूर माफ कर दोगी। जानकी को उसी बात का यकीन नहीं आ रहा था। यकीन तो शायद उसे मेरी बातों का भी नहीं आ रहा था। मैं और कामनी तकरीबन आधे घंटे तक वहीं खड़े रहे और उसे समझाते रहे और बड़ी मुश्किल से उसे ये यकीन दिलाने में कामयाब हुए कि इस मर्तबा हमारे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा और रूपमती पूरे खुलूस से हमारी मदद करना चाहती है। मैंने मुड़कर देखा तो अहले खाना मेहराबी दरवाजे के करीब खामोश खड़े हमारी तरफ देख रहे थे। उनमें एक 1.5 उम्र औरत थी जो कामनी की मामी थी।
दोनों उम्र लड़कियां थी। एक की उम्र 14 और दूसरी की 12 के लगभग थी। एक 9-10 साल की उम्र का लड़का था जिसने गिरवे रंग का कुर्ता और उसी रंग की धोती पहन रखी थी। उसका सर गंजा था मगर खोपड़ी पर कदरे, बाईं तरफ बालिश भर लंबी चुटिया थी। गले में रंग बिरंगे 2 मोतियों की मालाएं और माथे पर कुछ का भी था। दोनों लड़कियां और लड़का कामनी के मामू के बेटे थे। मेरा तारुफ होने पर वो सब बहुत खुश हुए। हमें अंदर लाकर हालनुमा कमरे में बिठा दिया गया। ये वसी और अरीज कमरा कीमती साजो सामान से आरास्ता था। फर्श पर दबीज कालीन और आरामदेह सोफे थे। सामने वाली दीवार के एक ताकचे में किसी देवी की मूर्ति भी रखी हुई थी। इन लोगों ने कामनी के इंतजार में अभी तक खाना नहीं खाया था। चंद मिनट बाद एक तरफ कालीन पर दस्तरख्वान बिछा दिया गया। मुलाजमा ने हर एक के सामने पीतल की एक थाली रख दी जिसमें पीतल की कटोरियों में 2-3 किस्मों के सालन थे। एक में दाल, एक में आलू मेथी की भुजिया और तीसरी कटोरी में पड़ी हुई चीज मेरी समझ में नहीं आ सकी। मैंने सिर्फ आलू मेथी की भुजिया पर ही इक्तफा किया। खाने से फारिग हुए तो 10 बज चुके थे और इस वक्त जयपुर वापस जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। तारा सिंह के लिए भी एक सर्वेंट क्वार्टर में रात गुजारने का बंदोबस्त कर दिया गया। कामनी ने जयपुर फोन करके अपने मामा को इतला दे दी थी कि मैं पशकर पहुंच गया हूँ। वो मेरे बारे में चिंता यानी फिक्र ना करें और कल वापस आ जाएं। हम काफी देर तक हाल में बैठे कामनी के घर वालों से बातें करते रहे। फिर कामनी हमें ऊपर की मंजिल पर अपने कमरे में ले आई। इस वसी और इस कमरे में 2 बेड बिछे हुए थे जिससे मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि जानकी भी इसी कमरे में रिहाइश पजीर थी। इन 2 मसरियों के अलावा एक सोफा सेट और 3-4 कुर्सियां भी रखी हुई थी। मैं और जानकी सोफे पर बैठ के जबकि रूपमती और कामनी भी साथ वाले बेड पर बैठ गई। हमें वहां बैठे हुए ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक मुलाजमा ट्रे उठाए कमरे में दाखिल हुई। ट्रे में 4 बड़े बड़े गिलास रखे हुए थे जिनमें काफी कलर का कोई मशरूब भरा हुआ था। मैं यही समझा कि कोक या पेप्सी होगी। मैंने एक गिलास ले लिया और पहला घूंट भरते ही उछल पड़ा। ये ना कोक थी, ना ही पेप्सी और ना ही कोई और कोला। मैंने एक और चुस्की ली। हल्की सी खटास लिए बहुत खुशगवार जायका था। ये क्या है? मैंने एक और घूंट भरकर कामनी की तरफ देखा। जल जीरा, कामनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बुने और पीसे हुए जीरे का शरबत जिसमें शक्कर, थोड़ी सी लीमू की खटाई भी मिला दी जाती है। खुश जायका होने के अलावा ये ना सिर्फ निजाम हजम को दुरुस्त रखता है बल्कि गर्मी का भी दुश्मन है। इसमें शुबा नहीं कि ये जल जीरा वाकई ही बहुत खुश जायका था और आदम भी क्योंकि इसके पीने के फौरन ही बाद ही मुझे डकार आ गई और खाना खाने के बाद मैं पेट में बूझलपन सा महसूस कर रहा था। उससे भी निजात मिल गई थी। जल जीरा तो जल्दी ही खत्म हो गया लेकिन हमारी बातों का सिलसिला दराज होता गया। वक्त गुजरने का एहसास किसी को नहीं था। बातों का एक फायदा ये हुआ कि रूपमती के बारे में उसके जहन में जो खदशात थे वो रफा हो गए। जानकी सोफे से उठकर रूपमती के करीब जा बैठी। वो रात का आखिरी पहर था। मैं सोफे पर दराज हो गया। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई थी। सुबह 9 बजे के करीब मेरी आंख खुली तो कामनी अपने बेड पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और दूसरे बेड पर जानकी और रूपमती एक दूसरे से लिपटी गहरी नींद के मजे ले रही थी। ये दिलचस्प मंदिर देखकर मैं मुस्कुराए बगैर ना रह सका। हम दोपहर से पहले वापस आना चाहते थे लेकिन कामनी के मामा ने रोक लिया जो उस रोज सुबह सवेरे ही जयपुर से वापस आ गया था। कामनी का भी इसरार था कि हम चंद रोज वहां रहे क्योंकि मेरी कोई मसरूफियात नहीं थी लेकिन मैं जयपुर पहुंचकर अपने बाद मामला सीधे करना चाहता था ताकि जल्द से जल्द हिंदुस्तान से निकलकर पाकिस्तान जा सकूं। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कागजात का हुसूल था। गो कि हम हासाती तौर पर हिंदुस्तान पहुंचे थे। हमारा सामान और पासपोर्ट वगैरह भी तबाह होने वाले जहाज के साथ राख हो चुके थे। हम पनाह की तलाश में वहां से दूर निकल आए थे और फिर विजय ठाकुर के हत्थे चढ़कर नहाए ड्रामाई अंदाज में जाए हासा से सैकड़ों मील दूर पहुंच गए थे जहां गुमशुदा मुसाफिरों की तलाश का सरकारी सिलसिला भी अब खत्म हो गया था। इधर उधर बिखर जाने वाले चंद मुसाफिर तो जिंदा थे और कुछ की लाशें मिली थी। अलबत्ता 4 मुसाफिर अब भी लापता थे जिनमें 2 औरतें, 1 मर्द और 1 बच्ची शामिल थी और सरकारी तौर पर उनकी तलाश भी खत्म कर दी गई थी। उनके बारे में ये बावर कर लिया गया था कि वो भी भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत से रेगिस्तान में एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर गए होंगे और उनकी लाशें रेत ने ढांप दी होंगी। जहाज के गुमशुदा वो 4 मुसाफिर कौन थे ये मैं जानता था। नाहिद को विजय ठाकुर के आदमियों ने मौत के घाट उतारकर उसकी लाश बेड़ियों की खुराक बनने के लिए फेंक दी थी। उसकी बेटी बबली, जानकी और मैं गुलामों की मंडी में नीलाम हो गए थे। बबली के बारे में कुछ पता नहीं था कि उसे किसने खरीदा था और वो कहाँ गई थी। मैं और जानकी बिछड़ने के बाद एक बार फिर एक हो जाएंगे। मैं और जानकी बिछड़ने के बाद एक बार फिर यकजा हो गए थे। रूपमती अब मेरी आका नहीं दोस्त बन गई थी। उसकी तरफ से मुझे कोई रुकावट नहीं थी। हम जब भी चाहते यहाँ से रुखसत हो सकते थे लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला कागजात का हुसूल था। एक आसान तरीका तो ये था कि हम किसी पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने बारे में बता देते लेकिन पुलिस सबसे पहले ये सवाल करती कि हम इतने दिन कहाँ गायब रहे और इस तरह हमें वो कहानी सुनानी पड़ती जिस पर पुलिस यकीन ना करती और हमारे लिए मजीद उलझने पैदा हो सकती थी। 2 दिन पचकर में गुजारने के बाद हम जयपुर वापस आ गए। यहाँ कुछ और संगीन नोयत के हालात हमारे मुंतजिर थे। हवेली को देखकर यूं लगता था जैसे हलाकू की फौज यहाँ से गुजरी हो। सामान बिखरा हुआ था, बहुत सी एशिया टूटी हुई थी।
उबतरी देखकर लगता था जैसे किसी ने बड़े इत्मीनान से तोड़ फोड़ की हो। मुंदरी का एक बाजू गले में पड़ी हुई पट्टी में लटका हुआ था और पेशानी पर भी बैंडेज नजर आ रही थी। रूपमती का दूसरा मुलाजिम दीवान सिंह भी जख्मी था और कमला गायब थी। रूपमती ये सब कुछ देखकर सन्नाटे में आ गई। ये सूरत मेरे लिए भी तशवीशनाक थी और मेरे जहन में सबसे पहले बलवंत सिंह का नाम उभरा था, क्योंकि 2 दिन पहले पचकर जाते हुए रास्ते में उससे मुलाकात हो गई थी और हमारी ये मुख्तसर सी लबे सड़क मुलाकात एक दूसरे को धमकियां देने तक ही महदूद रही थी। और अब ये सूरत देखकर मैं समझने पर मजबूर था कि हमारी अदम मौजूदगी में बलवंत सिंह यहाँ आया होगा। मुमकिन है उसके साथ और आदमी भी हो और हमें यहाँ मौजूद ना पाकर उसने अपना गुस्सा ठंडा करने के लिए यहाँ तोड़ फोड़ शुरू कर दी हो। मुंदरी, दीवान सिंह वगैरह ने उन्हें रोकने की कोशिश की होगी और उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ये सब कैसे हुआ? कौन थे वो लोग? रूपमती ने मुंदरी से पूछा। वो गुस्से की शिद्दत से होले होले कांप रही थी। तेई सिंह और धर्मेश, मुंदरी ने जवाब दिया। वो दोनों आज सुबह यहाँ आए थे। दीवान सिंह ने उन्हें महल में दाखिल होने से रोक दिया था, लेकिन वो दोनों जबरदस्ती गुस्साए और दीवान सिंह को मार पीट कर गैराज में बंद कर दिया। वो एक लम्हे को खामोश हुई। उसके चेहरे पर कर्ब के आसार नुमाया थे। वो बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैंने भी उन्हें आपका पैगाम पहुंचाया था और सर्वेंट क्वार्टर से अपना सामान उठाकर चले जाने को कहा था। वो दोनों जबरदस्ती अंदर घुस आए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मैंने रोकने की कोशिश की तो तेई सिंह ने मुझे भी मारा पीटा और मेरे बाजू मरोड़कर जोर जोर से झटके दिए। यहाँ बहुत तकलीफ हो रही है, उसने तंदुरुस्त हाथ से दूसरे कंधे को छूते हुए कहा। मैं चौंके बगैर ना रह सका। वैसे मुझे तो पहले यकीन था कि वो अपनी जिल्लत का बदला लेने के लिए कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे, लेकिन ये तवक्को नहीं थी कि घर में घुसकर तोड़ फोड़ और मार पीट करेंगे। कमला और शांति कहाँ है? रूपमती ने अपनी मुलाजमाओं के बारे में दरियाफ्त किया। शांति तो कल शाम मुझे बताकर अपनी बहन के घर गई थी। आज दोपहर के बाद आने को कहा था और कमला वो उनके साथ चली गई। मुंदरी ने जवाब दिया। जब वो तोड़ फोड़ कर रहे थे तो वो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। उसने उन्हें रोकने की कोशिश भी नहीं की। उनकी ये हिम्मत! रूपमती ने दांत कुचकुचाते हुए कहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते अब मुझ पर ही भौंक रहे हैं। वो बिखरे हुए टूटे फूटे सामान को देखती रही, फिर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम मेरे साथ आओ। कहाँ? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। पुलिस स्टेशन, उन हरामियों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने के लिए, रूपमती ने कहा। एक बात कहूँ रूपमती, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, पुलिस तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकेगी। क्यों? रूपमती ने मुझे घूरा। उन दोनों ने ये कार्रवाई बहुत सोच समझ कर की होगी, मैंने जवाब दिया। उन्होंने अपनी तौहीन और जिल्लत का बदला लिया है। इसके लिए उन्होंने गर्मजोशी का मुजाहरा करने की बजाय ठंडे दिमाग से काम लिया। कई रोज इंतजार किया। ये जो कुछ भी हुआ बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है और उन्हें किसी की पुष्ट बनाई भी हासिल है। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, एक बात और बता दूं। कहने को तो वो तुम्हारे बॉडीगार्ड थे, तुम्हारे तनख्वाहदार, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि उन्होंने तुमसे ज्यादा ताकत जमा कर रखी है। कहना क्या चाहते हो? रूपमती बोली। उसकी नजरें मेरे चेहरे पर मरकूज थी। तुमने जिंदगी भर दौलत लुटाई, अपने आप को लुटाया। तुम्हारे चाहने वालों का हल्का बहुत वसी है। उनमें राजे भी हैं, बड़े बड़े राज महाराज भी, सनतकार भी, ऐसे ऐसे बड़े बिजनेसमैन भी जिनके एक इशारे पर शहर में खून की नदियां बह सकती हैं। लेकिन क्या इस वक्त तुम 4 आदमी भी ऐसे जमा कर सकती हो जो तुम्हारी हिमायत में उनसे लड़ने के लिए तैयार हूँ? मैं उसके चेहरे पर नजरें जमाए कह रहा था, नहीं रूपमती, ऐसी सूरत में कोई भी तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। जबानी तौर पर दावे जिताने वाले तो बहुत होंगे, मगर अमली तौर पर कोई कुछ नहीं करेगा। और ये जो कुछ हुआ है, मैंने इधर उधर देखते हुए कहा, बाकायदा प्लानिंग के तहत हुआ है और ऐन मुमकिन है कि इस सिलसिले में उन्हें पुलिस की आशीर्वाद भी हासिल हो। तेई सिंह और धर्मेश जैसे लोग ऐसा कोई काम करने से पहले अपना बंदोबस्त कर लेते हैं। वैसे अगर तुम पुलिस के पास जाना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। तुम्हारी ये खुशफहमी दूर हो जाएगी कि तुम तोप किस्म की कोई चीज हो। रूपमती चंद में घूरती हुई निगाहों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मुझे इशारा करते हुए बाहर ले जाने के लिए मुड़ गई। मैं भी उसके पीछे ही चल पड़ा। तारा सिंह राइफल संभाल कर लैंड क्रूजर के पीछे बैठ गया। रूपमती तूफानी रफ्तार से गाड़ी चलाती रही। पुलिस स्टेशन ज्यादा दूर नहीं था, वहां पहुंचने में चंद मिनट से ज्यादा नहीं लगे। मेरे खदशात दुरुस्त निकले। इंस्पेक्टर ने मुलाकात के लिए पहले तो आधा घंटा इंतजार करवाया और फिर तेई सिंह और धर्मेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखने से इनकार कर दिया। अलबत्ता ये मेहरबानी जरूर की कि जाए वकुआ का मुआयना करने के लिए 2 कांस्टेबल हमारे साथ भेज दिए। कांस्टेबल हवेली में घूम फिर कर बिखरे हुए और टूटे फूटे सामान को देखते रहे। मुंदरी ने उन्हें सारी तफसील बता दी थी। कोई चीज चोरी तो नहीं हुई ना? वो अपने साथ कुछ लेकर तो नहीं गए? एक कांस्टेबल ने मुलाजमे से पूछा। नहीं, मुंदरी ने जवाब दिया। वो सर्वेंट क्वार्टर से सिर्फ अपनी कुछ चीजें लेकर गए हैं, इसके सिवा और कोई चीज साथ लेकर नहीं गए। इसका मतलब है कि ये ना तो चोरी की वारदात है और ना डकैती की। अलबत्ता एक बात मेरी समझ में आती है, कांस्टेबल बोला, वो अपना सामान लेने आए होंगे, तुम लोगों ने उन्हें रोका होगा, जिस पर गुस्से में आकर उन्होंने कुछ चीजें उठाकर पटक दी हैं। लेकिन ये कोई केस बनता नहीं है कुमार जी। अगर ऐसे छोटे छोटे जाती मामलात में पुलिस को घसीटा जाए तो हम कोई और काम तो कर ही नहीं सकेंगे ना। गेट आउट! रूपमती दाढ़ी। रूपमती जोर से चीखी कि उसके करीब खड़ी हुई जानकी भी उछल पड़ी।
पुलिस वालों ने घूरती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ चल पड़े। पुलिस वालों की इस तर्द अमल और अब इस जवाब पर मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। पुलिस के बारे में रूपमती की खुशफहमी तो थाने ही में दूर हो गई थी और अब 2 कांस्टेबलों की इस रवैये पर उसकी तबीयत साफ हो गई। वो गुस्से से थर थर कांप रही थी। मैंने आगे बढ़कर बड़ी नरमी से उसे हाथ से पकड़कर सोफे पर बिठा दिया और मुंदरी को इशारा किया। वो लपक कर पानी ले आई। पानी पियो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा, मैंने आहिस्ते से कहा। रूपमती ने गिलास पकड़ा तो उसका हाथ भी कपकपा रहा था। कुछ पानी छलक कर उसकी शर्ट पर गिरा। मैंने गिलास लेकर उसके होंठों से लगा दिया। उसकी ये हालत देखकर मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि शराब ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था और वो शायद ब्लड प्रेशर की मरीजा बन गई थी। उससे मैं चीखते हुए इस तरह हाथ पैर कांपने का मतलब तो यही हो सकता था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा। मैं इस किस्म के हालात से गुजर चुका हूँ और जानकी इस बात की गवाह है। गुंडों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। जानकी और मेरी जानी दोस्त थाई के घर जलाकर खाक कर दिए गए। हम अपनी जान बचाने के खौफ से भागे फिर रहे थे। पुलिस हमारी कोई मदद नहीं कर सकती थी, बल्कि असल बात तो ये थी कि पुलिस उन बदमाशों के हाथ बिक चुकी थी जो हमें मौत के घाट उतारना चाहते थे। हम अपनी जान बचाने के खौफ से छुपते फिर रहे थे और वो गुंडे पूरे शहर में दंदनाते रहे थे। पुलिस भी हमारी तलाश में थी, हमें कहीं पनाह नहीं मिल रही थी। ये बैंकॉक की बात है, मगर हर जगह की पुलिस एक जैसी ही होती है। और हिंदुस्तान की पुलिस के बारे में तो सुना है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट पुलिस है। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था कि पुलिस के पास जाने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम एक साबिक रियासत की राजकुमारी हो, तुम्हारे ताल्लुकात बहुत वसी हैं, तुम्हारे पास दौलत की भी कमी नहीं, तुम हसीन भी हो और जवान भी। तुमने हर लिहाज से लोगों को खुश रखा है। इसमें शुबा नहीं कि दौलत से हर चीज खरीदी जा सकती है, लेकिन वो दोनों पहल कर गए हैं। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, किसी बड़ी शख्सियत से पंगा लेना कोई मामूली बात नहीं होती। इस किस्म के काम पुलिस के ताउन और मदद के बगैर नहीं होते। और फिर वो दोनों बहुत अरसा तुम्हारे पास रह चुके हैं, तुम्हारी कमजोरियों से वाकिफ हैं और वो इनसे पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। पुलिस वालों का रवैया तो तुम देख चुकी हो। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए बात जारी रखी। एक मामूली सा कांस्टेबल जो आम हालात में तुम्हारे सामने सर उठाने की जुरात नहीं कर सकता, उसने किस कदर दीदा दलेरी से कह दिया कि ये कोई केस ही नहीं बनता। क्या कोई मामूली सा कांस्टेबल इस किस्म की बात कर सकता है? ये तो दरअसल इंस्पेक्टर के अल्फाज थे जो उसने कांस्टेबल की जबान से कहलवाए थे। इसका मतलब है कि अब तुम खामोश बैठी रहो। वैसे इसकी भी कोई जमानत नहीं कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बना दिया गया हो। वैसे इसको भी गनीमत समझो कि तुम्हारे खिलाफ कोई केस नहीं बना दिया गया। मेरे खिलाफ केस? रूपमती ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वो अपनी कैफियत पर बड़ी हद तक काबू पा चुकी थी। तोड़फोड़ मैंने किया है, मेरे खिलाफ केस क्यों बनेगा? मारपीट तोड़फोड़, मैंने कहा। वो दोनों तुम्हारे मुलाजिम थे। तुमने किसी बात पर नाराज होकर उन्हें नौकरी से निकाल दिया और जब वो अपना जाती सामान लेने के लिए हवेली में आए तो तुमने अपने नौकरों से उनकी पिटाई करवा दी और इल्जाम लगाने के लिए खुद ही अपने घर में तोड़फोड़ कर डाली। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? रूपमती ने मुझे घूरा। जब यहाँ ये सब कुछ हुआ था तो मैं यहाँ नहीं थी। तुम कहीं भी हो माई डियर, ये इल्जाम तुम पर लग सकता है, मैंने कहा। पुलिस के पास बड़े इख्तियारात होते हैं। कानून तो मोम की गुड़िया की तरह है जिसे वो अपनी मर्जी के मुताबिक जिस शक्ल में चाहे दे सकता है। अगर तुम खामोश बैठी रही तो शायद ऐसी कोई बात ना हो, लेकिन अगर तुमने उनके खिलाफ पुलिस में दबाव डालने की कोशिश की तो तुम्हारे खिलाफ ऐसा कोई इकदाम किया जा सकता है। मैं उन्हें हरगिज माफ नहीं करूंगी, रूपमती ने चीखते हुए कहा। मेरे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते मुझे ही काटने के लिए दौड़े, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर क्या करूंगी? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा। उन 2 हरामियों का तो जो होगा सो होगा। उस थानेदार को तुम ऐसा सबक सिखाओगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। उठकर टेलीफोन के पास चली गई और रिसीवर उठाकर नंबर मिलाने लगी। मैं भी उसके करीब जा खड़ा हुआ। ये फोन माइक सिस्टम वाला था, इसमें स्पीकर भी लगा हुआ था और उस फोन पर होने वाली गुफ्तगू कमरे में मौजूद दूसरे भी सुन सकते थे। रूपमती ने पुलिस के एक असिस्टेंट कमिश्नर का नंबर मिलाया। दूसरी घंटी पर ही कॉल रिसीव कर ली गई और एक भारी आवाज सुनाई दी। एसीपी असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस महेंद्र स्पीकिंग। मैं राजकुमारी रूपमती बोल रही हूँ। महेंद्र नाथ जी, रूपमती ने कहा। दोनों तरफ से चंद रस्मी जुमलों का तबादला हुआ और फिर रूपमती उसे अपना मसला बताने लगी। आप हौसला रखिए रूपमती जी, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं मालूम करता हूँ क्या मामला है, इंस्पेक्टर ने कहा। अगर ऐसी कोई बात है तो उसके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाएगा। मैं चंद मिनट बाद आपको फोन करूंगा। रूपमती ने रिसीवर रख दिया और बिखरे हुए सामान को देखने लगी। जानकी भी एक कुर्सी पर बैठ चुकी थी। मुंदरी उसके करीब खड़ी होगी। रूपमती ने मुंदरी को चाय बनाने के लिए कहा तो जानकी उठकर खड़ी हो गई। ये बेचारी चाय कैसे बनाएगी? मैं बनाती हूँ। जानकी मुंदरी को साथ लेकर किचन में चली गई। तकरीबन 20 मिनट बाद वो चाय बनाकर ले आई। हम चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि फोन की घंटी बजी। रूपमती ने रिसीवर उठाए बगैर एक बटन दबा दिया। यस रूपमती, वो फोन की तरफ किसी कदर झुक कर बोली। एसीपी महेंद्र नाथ बोल रहा हूँ रूपमती जी। दूसरी तरफ से वही भारी आवाज सुनाई दी।
मैंने इंस्पेक्टर भगत सिंह से बात की है, वो तो कोई और ही कहानी सुना रहा है। कैसी कहानी? रूपमती बोली। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक तेज सिंह और धर्मेश भी आपसे पहले उसके पास गए थे। महेंद्र नाथ कह रहा था कि वो दोनों जख्मी थे, आपने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और वो अपना जाती सामान लेने हवेली से गए थे। आपने सामान उनके हवाले करने की बजाय अपने नौकरों से उन्हें पिटवाया। उनके कहने के मुताबिक आपने किसी गुंडे को भी अपने घर में रखा हुआ है। उस गुंडे ने चंद रोज पहले भी उन्हें मारा पीटा था। बहरहाल इंस्पेक्टर उन दोनों भाइयों की रिपोर्ट पर आपके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा रखता है, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। रूपमती ने जवाब दिए बगैर रसीवर पटक दिया। बास्टर्ड! वो चीखी। देख लूंगी इन सबको। चाय पियो। मैंने कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। और तुम्हें मेरी जहानत की दाद देनी चाहिए कि मैंने जो कुछ भी कहा था वही सब कुछ हुआ। अब सूरत तुम्हारे सामने वाज़ेह हो गई है और इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि उन दोनों भाइयों के हाथ तुमसे ज्यादा लंबे हैं। तुम्हारे साथ रहते हुए उन्होंने तुम्हारी हैसियत से पूरा फायदा उठाया और अपने लिए वो जगह बना ली जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, और तुम वहीं की वहीं रही। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। रूपमती घुर्राई। इन अल्फाज की रट लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, मैंने कहा। इस केस में अब मेरा नाम भी आ गया है। उनकी असल दुश्मनी तो मुझसे है। ये सारा हंगामा मेरी वजह से ही शुरू हुआ था। मेरी वजह ही से तुमने उन्हें भी जलील किया। वो असल इंतकाम तो मुझसे लेना चाहते हैं। मेरे अगरचे मामलात भी खासे गंभीर हैं। मैंने सोचा था कि किसी न किसी तरह तुमसे इजाजत लेकर चला जाऊंगा, लेकिन अब इन हालात में तुम्हें तनहा छोड़कर नहीं जा सकता। तेज सिंह और धर्मेश को सबक सिखाने के लिए हमें दूसरा तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो चंद लम्हे मेरी तरफ देखती रही और फिर एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। ऐसा ही करना पड़ेगा। उन कुत्तों को मैं अपने पैर चाटने पर मजबूर कर दूंगी। वो बड़बड़ाती हुई इधर उधर देखने लगी। मैंने भी एक नजर इधर उधर देखा। कोई चीज भी अपनी जगह पर नजर नहीं आ रही थी। कई कीमती चीजें तोड़ दी गई थी। मेरे हिसाब से लाखों का नुकसान हुआ था। मैंने तारा सिंह और दीवान सिंह को भी अंदर बुला लिया और हम सब मिलकर बिखरी हुई चीजें समेटने लगे। 3-4 दिन गुजर गए। इसी दौरान में कोई नई बात नहीं हुई थी। उसी रोज रूपमती ने तीसरे गैराज में से नीले रंग की एक शेराड कार निकाली और मुझे अपने साथ बिठाकर हवेली से तकरीबन 3 मील दूर एक बहुत बड़े मैदान में ले आई। वो मुझे ड्राइविंग सिखाने के लिए यहाँ लाई थी और ये वसी व अरीज मैदान शायद इसी मकसद के लिए मखसूस था, क्योंकि यहाँ और भी बहुत से लोग थे जो ड्राइविंग सीखने के लिए आए हुए थे। कई गाड़ियां ड्राइविंग सिखाने वाले स्कूल की थी जिनके दोनों तरफ नाम लिखे हुए थे। बहुत सी प्राइवेट गाड़ियां भी थी और दिलचस्पी की बात तो ये थी कि ड्राइविंग सीखने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन की थी। रूपमती ने मुझे स्टीयरिंग के सामने बिठा दिया और खुद साथ वाली सीट पर बैठकर किसी माहिर ट्रेनर की तरह स्टीयरिंग पर गिरफ्त, गियर, ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर के इस्तेमाल के बारे में बताने लगी। मैं इतना बुद्धू भी नहीं था कि इन चीजों को ना समझ सकता। थाईलैंड में अक्सर जानकी, थाई और कांग वगैरह के साथ किसी कार में सफर करते हुए उन्हें देखता रहता था। मैं इन सब चीजों के इस्तेमाल से किसी हद तक वाकिफ था और मुझे यकीन था कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिन में गाड़ी चलाना सीख जाऊंगा। रूपमती की हदायत के मुताबिक मैंने गियर को न्यूट्रल में रखकर इग्निशन की चाबी घुमा दी और क्लच पैडल दबाकर गियर बदलने लगा। रूपमती का एक हाथ मेरे हाथ पर था। वो इंजन को फर्स्ट गियर में डालने में मेरी मदद कर रही थी और फिर उसकी हदायत के मुताबिक मैं आहिस्ता आहिस्ता क्लच प्लेट को ढीला छोड़ने लगा। उसके साथ ही कार भी आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आ गई। रूपमती ने एक हाथ स्टीयरिंग पर रखा हुआ था। कार हल्की रफ्तार से चलती रही और वो मुझे मुख्तलिफ हदायत देती रही। मैदान में और भी बहुत सी गाड़ियां इधर उधर घूमती हुई नजर आ रही थी। 2-3 छगड़ा किस्म के ट्रक भी नजर आ रहे थे। उन पर भी ड्राइविंग स्कूल के नाम लिखे हुए थे। तकरीबन 1 घंटा गुजर गया। अब रूपमती ने स्टीयरिंग पर से हाथ हटा लिया और गियर भी मैं खुद बदलता रहा। तब इसमें रूपमती की हदायत शामिल थी। कार की रफ्तार कभी जरा तेज हो जाती और कभी आहिस्ता। तुम तो वाकई बहुत ज़हीन साबित हुए हो, रूपमती ने यह कहते हुए अपनी सीट की पूछ से टेक लगा ली। मेरा तो ख्याल था कि इन बातों को समझने में तुम 2-3 दिन लगा लोगे, लेकिन अब मैं पूरे विश्वास से कह सकती हूँ कि कल शाम तक तुम शहर की पुरहुजूम सड़कों पर गाड़ी दौड़ा सकते हो। अगर बेवकूफ होता तो अब तक किसी के हाथों मारा जा चुका होता और मेरी हड्डियां भी गल सड़ चुकी होती। मैंने जवाब दिया, ठीक है, थोड़ी देर और प्रैक्टिस कर लो, फिर वापस चलते हैं। मुझे भूख लगने लगी है, रूपमती ने कहा। तुम भी जानकी की तरह हो, भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी ड्राइविंग की तरफ मुतवज्जो हो गया। मैंने मैदान का एक और चक्कर लगा लिया। दूसरे चक्कर के लिए कार घुमाई ही थी कि अचानक सामने से एक कुशादा सा ट्रक आता हुआ दिखाई दिया। उसके आगे रेडिएटर के सामने आईनी पाइपों का एक जंगला सा लगा हुआ था ताकि किसी हादसे की सूरत में रेडिएटर या इंजन को ज्यादा नुकसान ना पहुंचे। ट्रक में 2 आदमी थे, एक जेरे तरबियत ड्राइवर था और दूसरा शायद ट्रेनर था। फासला ज्यादा होने की वजह से उनके चेहरे नजर नहीं आ रहे थे। ट्रक की रफ्तार भी कम थी। मेरा ख्याल था कि करीब पहुंचने से पहले ही ट्रक का रुख बदल दिया जाएगा या मैं अपनी कार को एक तरफ हटा लूंगा। फासला कम होता गया। मैंने कोई गैर मामूली बात महसूस नहीं की थी। अब तकरीबन 20 गज का फासला रह गया था। उसके साथ ही मैं बुरी तरह चौंक गया। ट्रक में बैठे हुए दोनों आदमियों के चेहरे अब साफ नजर आ रहे थे। वो तेज सिंह और धर्मेश थे।
है।